अब मेरा ख्याल है कि ये जो सारा एक महाज बना है ना, आजकल की जो एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट के लीडर्स हैं, एक पीटीआई ने एक पूरी कैंपेन चलाई है उनके खिलाफ, जनरल आसिफ के खिलाफ आसिम के खिलाफ पूरी कैंपेन चली है और अभी तक चल रही है। इसी तरीके के साथ उनके कुछ साथी हैं, उनके खिलाफ भी चल रही है। उनको पता नहीं क्या क्या नाम खान साहब ने शुरू किया था ये, किसी को फलाना किसी को फलाना। तो जाहिर है कि तकलीफ़ तो होगी उनको, मगर मेरा ख्याल है कि ज़ाती तौर पे तो इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी तकलीफ़ होती है कि अगर इंस्टीट्यूशन जो है उसके अंदर को दरार आ जाए। अब ये जो एक्स सर्विसमैन है जी, जिनके साथ अब राब्ते भी पीटीआई भी तोड़ रही है, डर लगा हुआ है कि इन्होंने जो पूरी एक कैंपेन चलाई है ना, वो उसका सिर्फ मकसद एक ही था, जो कि आपने देखा जब वो फेल हो गया तो उन्होंने फिर आखिरी स्टेज पे मेन ऑ किया। वो यही था कि अफवाज पाकिस्तान के अंदर कोई गड़बड़ बगावत करवाई जाए, इस्टेब्लिशमेंट जो एग्जिस्टिंग इस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ। हाँ, क्रैक कोई ढूंढा जाए और उसको एक्सप्लॉइट तो किया उसको ये उकसा रहे थे। दे वर ट्राइंग टू क्रिएट डिसऑर्डर इनसाइड द आर्म्ड फोर्सेस, जो कि पाकिस्तान के लिए इट वाज अ मोस्ट टेरेबल थिंग दैट कैन हैपन। इसके आपकी आर्म्ड फोर्सेस की डिसिप्लिन एंड ऑर्डर वो जो है ना उसको सबटाज कर दिया जाए। इट्स द वन थिंग दैट यू नो कीप्स द एनिमीज ऑफ पाकिस्तान एट अवे। तो ये जो है ना, ये दिस इज़ व्हाट इज़ स्कैरी कि फ़ौज के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए। और इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये ग्रुप जो जनरल फैज़ का और या बाजवा साहब जो हमायती थे और जो ये एक्स सर्विसमैन के हमायती हैं जो अभी भी होंगे, उनकी तरफ भी ये एक इन्फ्लुएंस तो रहता है ना। हाँ, तो ये उनकी तरफ भी एक पैगाम है। राइट। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि 3 महीने पहले अगर कोई बंदा मीडिया के ऊपर बैठ के जनरल फैज़ की या जनरल बाजवा की तनकीद करता तो फ़ोन कॉल आ जाती थी जी कि छड़ो परे, रहने दें, हमारा चीफ ही है ना, इसके बारे में मत बात करें। मैं आपको फर्स्ट हैंड बता रहा हूँ। वो साथ बिठा के मैसेज भी दिया गया था उनको, एक तकरीब में, रहने दें, हमारा चीफ इज़ अ चीफ, जाहिर है जो भी हुआ आप ना करें। मोतबर हैं वो फिर भी, चाहे रिटायर्ड है। तो अब ये जो ख्वाजा आसिफ वाली बात है ना, ये मेरा ख्याल है अब तब्दीली थोड़ी सी आई है उस रवैये में, क्योंकि वो सिर्फ जनरल फैज़ के ऊपर ये नहीं डाल सकते। ये जो पॉलिसी चेंज हुआ है इसमें इमरान खान, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ तीनों इन्वॉल्व ऑन बोर्ड थे। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये फ़ैसला हुआ है कि थोड़ा सा इनको भी एक्सपोज किया जाए और अपने आप को बचाया जाए, बिकॉज ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम तो भुगत रहे हैं ये जो गलत फैसले करके गए। ये गए हफ्ते उनके भाई की, जनरल फैज़ के भाई की भी, तो ये भी एक थोड़ा सा झटका है। झटका है, वो उसकी बेल हो जाएगी, कुछ नहीं हो गई बेल, होगी ना, तो वो तो बस ये इशारे होते हैं, ये उनकी तरफ भी इशारा है कि बाज आ जाओ। और ये जो ख्वाजा आसिफ ने जो बात कही है ना, सिर्फ ये नहीं कहा कि उनको बुलाया जाए, ये क्या है, ये भी कह दिया कि मुझे धमकी भी आई है उनसे, कहा है ना जी, बिल्कुल उन्होंने कहा है, थ्रेट्स। तो ये तो और भी ज़्यादा आगे चले गए हैं। अब ये पैगाम जनरल फैज़ को है कि तुम अगर धमकियां दोगे तो फिर आपका नाम और बाहर निकालेंगे और हम भी फिर आपको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो इसलिए धमकी शमकी मत दें आप। हाँ, तो इससे निकलेगा कुछ? करारदाद आएगी, पार्लियामेंट उन्हें बुलाएगी? नहीं, पार्लियामेंट नहीं बुलाएगी, वहाँ तक नहीं जाएंगे ये। अच्छा, ऐसा क्या पाकिस्तान में कभी होगा? कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी टुवर्ड्स इश्यूज चेंज नहीं होती, तालिबान वही है, टीटीपी वही है, बट ओवर टाइम पॉलिसी शिफ्ट क्यों होता रहा? मौका परस्ती। जो लीडरशिप आती है ना इस्टेब्लिशमेंट की, वो सोचती है कि जी मैं 3 साल के लिए हूँ, मार के शायद 6 साल मिल जाए। ये तो लॉन्ग टर्म मसला है। मैं क्यों अपनी बदनामी करूँ, मैं क्यों जाके वहाँ लड़ूँ, क्यों ना करूं, इसके मरम पट्टी करके चलाऊं अपना काम। अच्छा, ये हर आर्मी चीफ जो आया या जो ISI के लोग आए हैं उनकी यही मौका यही था कि यार तंग ना करो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, थोड़ा सा ये कर लो, काम को चलाओ, झगड़ा नहीं करना। झगड़ा तो करना वैसे भी ठीक नहीं है ना आयशा, ये इन लोगों के साथ उस किस्म का झगड़ा करना, वो तो अमेरिका ने करके देख लिया ना क्या हुआ। बिल्कुल, तो आप वो झगड़ा नहीं कर सकते। तो सवाल ये था कि फिर कैसे डील किया जाए, कैसे करें। हाँ, तो वो थोड़ी सी सख्ती की ज़रूरत थी, थोड़ी सी कैलिब्रेशन की ज़रूरत थी। इन्होंने हथियार डाल के तो पैसे खिलाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा आण दो, उन्होंने अपना मौक़िफ़ नहीं चेंज किया तालिबान ने। तो दैट इज़ वे वी आर टुडे। ठीक है। ऐसे में इमरान खान साहब जब भी मीडिया से गुफ्तगू करते हैं तो वो जो भी करंट इश्यूज़ होते हैं उन पे बात करते हैं ऐसे जैसे वो बिल्कुल बाखबर हैं। वो उन्होंने अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ जो ताल्लुकात का मामला उसे खारिजा पॉलिसी की नाकामी कहा, लेकिन साथ ही उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि वो 5-6 माह मज़ीद जेल में रहेंगे और तकरीबन 5-6 माह बाद ही हुकूमत चली जाएगी। तो वो तो नवंबर के आसपास का वक्त बनता है, ऐसा क्या हो सकता है कि देखिए
मैंने इसी प्रोग्राम में आपके साथ डिस्कस किया था कि उनकी अहलिया को बनी गाला क्यों रखा गया। जी। मेरा ये मौक़िफ़ था कि बातचीत चल रही है या चलाना चाह रही है इस्टेब्लिशमेंट, और खान साहब की तरफ से नो नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा उन्होंने कहा चलो देखते हैं क्या कहते हैं। इसलिए बुशरा बीबी को वहाँ हाँ, खामोशी से रह रही हैं वैसे। हाँ, और खामोशी से लोग आते होंगे और जाते होंगे। हाँ, हाँ, फिर ये जो सारा ड्रामा हुआ जी, दैला डेल वाला, हमने कहा ये सब ड्रामा है, अटैक वाला, हाँ, सब ड्रामा मुबैना है। अटैक, हाँ, वो इसीलिए एक टेस्टिंग कर रहे थे, टेस्टिंग 1, टेस्टिंग 2, टेस्टिंग 3, कि अगर हम यहाँ ये कहें कि यहाँ ख़तरा है और खान साहब को यहाँ से हटाना है, ठीक, तो खान साहब को ऐसी जगह ले चले जहाँ फिर मुलाकात आसान हो जाए। क्योंकि मैं कब से कह रहा हूँ कि अडयाला जेल के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के लोगों की मुलाकात अगर खान साहब से होगी तो वो छुपी नहीं रहेगी, मीडिया की जीनत बन जाएगी, फौरन ब्लॉगर्स शुरू हो जाएंगे और एक एक बात तो सामने मेरा ये आएगी। मौक़िफ़ था कि ये सारा ड्रामा हो रहा है ये अडयाला से हटाने का और कहीं और ले जाने का, बनी गाला ले जाएं, मच ले जाएं, कहीं और ले जाएं, जहाँ आना जाना इस्टेब्लिशमेंट के लोगों का और वो लोग जो इंटरमीडियरीज हैं उनका आसान हो जाए। ठीक है, खान साहब भी यही चाहते हैं, बुशरा बीबी भी यही चाहती है कि बातचीत तो शुरू हो। तो ये बातचीत ऐसे नहीं होती कि आप लेट जाते हैं कहते हैं बातचीत कर, नहीं, आप लड़ते हैं, एक तरफ गंडापुर लड़ाने के लिए रखा हुआ है, बिल्कुल, केपी में, दूसरी तरफ जो हल्की बातें करनी है उसके लिए कुछ वकला हज़रात रखे हुए, गौर साहब रखे हुए, जी, ठीक, और फाइनल बातें जो हैं वो फिर खान साहब और बुशरा बीबी खुद बैठ के करेंगे जब वक्त आएगा। तो मेरा ख्याल है खान साहब का ये ख्याल है कि 6 माह लगेंगे, उस वक्त तक शायद तो केसेस भी फारग हो जाए और वो मेरिट पे फारग होंगे। ये जो केस चल रहा है आपका साइफर वाला, जी, और जिस किस्म की बातें जज हजरात कर रहे हैं वो सवाल लगता है उठा ऐसी है कि ये उड़ जाएगा, ठीक है। तो मगर इसका ये मतलब नहीं कि जो बाकी केस है, स्पेशली वो जो यूनिवर्सिटी वाले पैसे हैं, अलकादर हाँ, यूनिवर्सिटी, और तोशा खाना, ये चलेंगे ओके, और ये इतनी जल्दी आसानी से रिवर्स नहीं होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे खान साहब जो कह रहे हैं कि मैं रिहा हो जाऊँगा, वो हो सकता है कि वो बहुत से केसेस से रिहा हो जाए, मगर मेरा ये मौक़िफ़ है फिर भी उसको अभी वो अंदर ही रहेंगे, ये 6 माह में बाहर नहीं आने वाले। दूसरा ये मैं आपसे कहूँगा कि ये हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली, ये मैंने पहले भी कहा है। खान साहब जो मर्ज़ी कहते रहें, नजूमी जो मर्ज़ी कहते रहें, इस हुकूमत, ये जो करंट डिस्पेंसेशन है इसको चलाना ही चलाना है, नहीं तो पाकिस्तान डूब जाएगा, ये इकॉनमी रिवाइवल नहीं होगी और अगले 2 साल तो वैसे ही इतने टफ हैं। तो किसी सूरत में भी जो करंट इस्टेब्लिशमेंट के जो लीडर्स हैं वो इसको डिटेल नहीं होने देंगे, वट एवर हैपन्स। ठीक है, यानी एक्सपायरी जो है वो अभी दूर है और अभी सिर्फ बयानात से काम चलाया जा सकता है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। जनरल फैज़ हमीद की बात हो रही है, तो आपसे जो सवाल है पहला आज के शो का, वो भी चकवाल से आया ये वजाहत अली साहब है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। जी, एक बार फिर दुनिया बाइपोलर हो रही है, एक तरफ अमेरिका का ब्लॉक है, दूसरी तरफ रशिया और चाइना का ब्लॉक है। इसमें पाकिस्तान का क्या रोल होगा और पाकिस्तान किस ब्लॉक की तरफ जा सकता है या जाएगा? अच्छा, ये तो $multi-million सवाल है, ये तो पाकिस्तान को खुद नहीं पता तो मेरे से क्या पूछते हैं कि पाकिस्तान कहाँ जाएगा। चले हम मशवरा ही दे दें। हाँ, मशवरा क्या देना है, मैं आपको बताऊँ हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि हम ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं, अनफॉर्चुनेटली। हमारे कोई डिमांड नहीं है हमारे लिए, हमारे पास कोई चारा नहीं है कि एक तरफ तो हमने एक पाँव और चाइना के साथ रखा हुआ है और एक तरफ एक हाथ अमेरिका का पकड़ा हुआ है और वेस्ट का पकड़ा हुआ है। चाइना से हमें बहुत से पैसे मिलते हैं, कर्जे मिल रहे हैं और ये सारे सीपैक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है और चाइना क्योंकि हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट इंडिया और चाइना से हमारे मिलिट्री रिलेशन भी बढ़े हैं, तो चाइना को तो हम छोड़ नहीं सकते, हम मर जाएंगे अगर हमने छोड़ दिया, इंडिया खा जाएगा हमें। वो एक डिटेरेंस है चाइना का कि अगर इंडिया हमारे पे हमला करता है तो चाइना ऊपर से इंडिया को तंग कर सकता है, तो डाइवर्ट कर सकता है। और फिर ये सारी पाइपलाइंस और ये सारी सीपैक और ये जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है, तो ये दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और फिर चाइना की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में हो रही है, वहाँ से फिर पाकिस्तान में आएगी। सो वी कांट डू विदाउट चाइना। बट प्रॉब्लम हमारा ये है वी कांट डू विदाउट अमेरिका एंड द वेस्ट ऑल्सो, बिकॉज हमारी सारी तजारत जो है, सारी एक्सपोर्ट्स जो है वो सारी चाइना में तो नहीं जाती, इंडिया में नहीं जाती, वो तो सारी अमेरिका और यूरोप जाती हैं एक्सपोर्ट्स। और उनके जो पार्टनर्स हैं द मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, ऑल दीज अदर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, सारी हमारी लेबर वहाँ जाती है और वहाँ से रिमिटेंसेस आते हैं हमें।
तो हमारी जैसे कहते हैं ना जगुलर वेन जो है ना वो फंसी हुई है वेस्ट के साथ, तो उनको तो नाराज़ नहीं हम कर सकते, इधर चाइना को भी हम नाराज़ नहीं कर सकते, तो हम नो मैंस लैंड में हैं। प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका और वेस्ट को हमारी ज़रूरत ख़ास नहीं है नाउ, वो नहीं, इसलिए इसलिए क्योंकि अब उनको यहाँ कोई इशू नहीं है जिनके लिए आपको उनको पुलिसमैन की चाहिए आपको, वो रेंट करते थे ना आपको, वो अब उनको ज़रूरत नहीं है। बस उनको यही है कि आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम है और न्यूक्लियर बम है, ये ना हो कि गड़बड़ हो जाए तो किसी के हाथ में चले, तो उस हद तक वो आप में इंटरेस्टेड है, आपको नीचे नहीं जाने देंगे, डूबने नहीं देंगे, मगर क्या आपको ऊपर खड़ा करके और तकड़ा करेंगे, वो नहीं करेंगे। आइए अब चाइना इज़ नाउ योर लाइफ ब्लड इन मैनी वेज, मगर आप चाइना के लिए क्या कर रहे हैं? चाइना के लिए आप सिर्फ एक चीज़ कर रहे हैं कि उनको एक रास्ता दे रहे हैं बस, और ग्वादर आपने देना था उनको, और आप देख ही रहे हैं वहाँ क्या हो रहा है। और इसीलिए सारी जो फोकस आ रहा है दो जगह पे आ रहा है टेररिज्म का, एक टेररिज्म का फोकस आ रहा है बलूचिस्तान ग्वादर में जहाँ चाइनीज़ इंटरेस्ट है, और एक आ रहा है हमारा KKH और इस तरफ जहाँ से चाइनीज़ इंजीनियर्स और अदर्स आर बिल्डिंग थिंग्स और वहाँ से ट्रांसपोर्ट और ट्रेड चल रही है। सो दीज आर पीपल हु आर सपोर्टेड बाय इंडिया एंड आई थिंक एट सम प्लेसेस परहैप्स इवन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, बिकॉज उनके इंटरेस्ट आर अपोज टू दोज ऑफ चाइना। तो इसलिए मैं समझता हूँ दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड मैटर, आप ना इधर के हैं ना उधर के हैं, और बहुत मुश्किल किस्म की डिप्लोमेसी आपको करनी पड़ेगी अपने रेलेवेंस रखने के लिए, ताकि आपको भी कोई लोग देखेंगे भाई हाँ ये पाकिस्तान है, इनके साथ भी बातचीत करनी है। हाँ, लेकिन ऐसी सिचुएशन इंडिया की भी है, लेकिन हमसे बेहतर इकोनॉमी। नहीं, इंडिया की ऐसी सिचुएशन हर तरफ नहीं, इंडिया की ऐसी सिचुएशन नहीं है। इंडिया इज़ बेस्ट फ्रेंड्स विद अमेरिका, इंडिया इज़ बेस्ट फ्रेंड्स विद रशिया एंड चाइना। व्हाट अबाउट चाइना? तो खैर लड़ाई झगड़े है ना। हाँ, लेकिन आप देखिए ट्रेड तजारत तो बड़ी चल रही है ये चीज। अच्छा, इंडिया जो है ना और चाइना वो कहते हैं कि लड़ाई झगड़े अपनी जगह पे, बॉर्डर डिस्प्यूट्स और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, मगर तजारत होनी चाहिए तो उससे सबकी बेहतरी है। हमारे यहाँ एक पुराना एक नज़रिया है कि जी तजारत हमने दुश्मन के साथ तजारत नहीं करनी। ये मेरा ख्याल है हम शायद वाहिद कंट्री है दुनिया में जो कहते हैं कि दुश्मन के साथ तजारत नहीं करती, क्योंकि बाकी लोग ये कहते हैं आज का दुश्मन कल का दोस्त, कल का दोस्त आज का दुश्मन। और दुश्मनी तो चलती रहती है, मगर तजारत तो होनी चाहिए। उसका क्या तल्लुक है दुश्मनी के साथ? वो तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, वो कभी नहीं सेटल होंगे। तो ये कश्मीर का 75 ईयर्स में तो आपने इसको सेटल नहीं कर सके, तो क्या तजारत रोकने के साथ वो सेटल हो गया? क्योंकि तजारत आपने रोकी है 1965 तक, from 47 to 65 मोस्टली तजारत होती रही इंडिया के साथ। तो क्या उसके साथ कुछ जंगें नहीं हुई? उसके बाद जंगें भी होती रही। 65 के जंग के बाद तजारत बंद हो गई, फिर शुरू हो गई। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये कहना कि जी इंडिया हावी हो जाएगा पाकिस्तान के ऊपर, इंडियन हेजमनी आ जाएगी अगर आप तजारत करेंगे, नॉनसेंस। ये सिर्फ एक इमोशनल एटीट्यूड है जिसकी वजह से वो कहीं के कहीं पहुंच गए और हम कहीं के कहीं। और ऐसे में हम अगर तुर्की की और सऊदी अरेबिया की पॉलिसीज देखें ट्रेड की तरफ, मतलब मुखासमत, अब उन्होंने अपनी पॉलिसी को चेंज किया ओवर टाइम। बिल्कुल। अच्छा, अब एक और सवाल है, वो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन के हवाले से है। अतीक साहब जहलम से, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट इन द नियर फ्यूचर, उसका क्या स्कोप देख रहे हैं? ये कब तक रिवाइव होगा, कब तक इसमें बेहतरी आएगी? माजरत के साथ इसमें रिवाइवल नहीं होगी और माजरत के साथ इसमें बेहतरी नहीं आएगी। सबसे बड़ी टैक्स चोरी जो है ये एक सेक्टर है जिस पे बड़ी टैक्स चोरी होती है। इसलिए यहाँ कानून भी बनाए जा रहे हैं कि टैक्सेस भी पूरे हों, प्रॉपर्टी टैक्सेस भी लोग दें, प्रोविंसेस और फेडरल गवर्नमेंट शेयर भी करें, रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी ठीक हों, ये जो DC रेट्स हैं और मार्केट रेट्स हैं ये सब सॉर्ट आउट किया जाए। प्रॉपर्टी इतनी बड़ी बिजनेस है, लॉट ऑफ दिस बिजनेस इज ब्लैक मार्केट, मतलब है कि अनटैक्सड इनकम के साथ लोग ख़रीदते हैं, बेचते हैं और सही टैक्स भी नहीं देते उसके ऊपर। तो ये आजकल ठप पड़ी हुई है बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स इतने बढ़ गए हैं और प्रॉपर्टी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ नहीं रही हैं उस तरीके के साथ, और जो पैसा है मार्केट के अंदर श्रिंक कर रहा है, तो इसलिए इनकी रिवाइवल बड़ी मुश्किल है। हाँ, लेकिन IMF रिफॉर्म्स एंड व्हाट अबाउट अगर पॉलिसी रेट कम होता है, जैसे हमारे वज़ीर खजाना कह रहे हैं, कम होगा, उनकी ये तरजीह है। हाँ, नहीं होगा। अच्छा, पॉलिसी रेट जब कम हो गया तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, तो लोग ज़्यादा पैसे खर्च करने शुरू कर देंगे। ये तो इसलिए रखा कि पैसे जाके बैंक में डालें आप और गवर्नमेंट वहाँ से ले ले, तो इसीलिए इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स मिल रहे हैं आपको। 20% कभी आज तक मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है। 15% तक ये गया था, मगर ये 20-22% पे पहुंचा हुआ है। तो ये अभी IMF का ये कहना है कि अगले 2-3 साल कोई ग्रोथ नहीं होगी। जी। तो ये अगर समझते हैं ये
प्रॉपर्टी वाले के ग्रोथ होगी, ग्रोथ कोई नहीं होनी, और प्रॉपर्टी प्राइसेस फ्रीज हो जाएंगी, क्योंकि गिरती नहीं है प्रॉपर्टी मगर बढ़ेगी नहीं, क्योंकि फाइलें जो है ना वो मूव करनी बंद हो गई हैं, ये कम हो गई हैं, ये डिफेंस में इधर उधर लोग, अब कुछ लोग तो बेच के पैसे निकाल के बाहर ले जाना चाह रहे हैं, वो भी हो रहा है, और कोई खरीदने वाले नहीं है, तो और प्राइसेस गिर नहीं रही हैं, तो प्राइसेस बढ़ेंगी नहीं तो सेल नहीं होगी, बाइंग एंड सेलिंग नहीं होगी, तो इसलिए मैं समझता हूँ प्रॉपर्टी सेक्टर विल रिमेन डिप्रेस्ड। और अभी जो टैक्सेस लगने वाले हैं जी, उसके साथ और भी तकलीफ होगी। यानी अंडर डिसिप्लिन अगर लाया जाएगा इस सेक्टर को तो तब भी प्रॉब्लम ही है। जी बिल्कुल, इन लोगों को जिनकी ये प्रॉपर्टीज है। ओके, IMF रिफॉर्म्स के बाद भी इस सेक्टर IMF तो कह रही है ना, करो इनको टैक्स। जी, आप लेकर आए उन्हें टैक्स नेट में और इस हवाले से सख्त रूल्स बनाए, उसके ऊपर हो रहा है काम। ठीक है, तो ये दोनों सेक्टर्स जुड़े हैं पाकिस्तान में इकोनॉमी की सिचुएशन से, जिसमें जैसे ही बेहतरी होगी तो तभी इन सेक्टर्स में भी बेहतरी के इम्कानात है। कुछ मजीद जानना चाहें सेठी साहब से तो इस नंबर पर जो आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, इस पर अपना सवाल भेजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।